देखिए, सबसे पहले वही इंस्ट्रक्शंस हम जो वेरिएंट कर रहे हैं, आपको प्लीज पेपर करते वक्त ध्यान रखना है। अब आपका टाइम बार्ड पेपर्स करने का टाइम आ गया है। आज हम 15 तारीख में एंटर हो चुके हैं। वी गॉट सम 12 डेज रिमेनिंग। अब प्रैक्टिस मॉक्स आपके चल रहे होने चाहिए। आप जब भी पेपर शुरू करें, एक पेपर टाइम बार्ड करें। इसका मतलब आपके टाइम लिखा हुआ है 1 घंटा 15 मिनट। तो आप घर में जब भी पेपर स्टार्ट करें, प्लीज आप पूरी दुनिया को कह दें कि जी इस टाइम मैं पेपर करने लगी हूँ। डिसाइड करके बैठेंगे, यार ये टाइम में मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने इस टाइम पेपर करना है। ठीक हो गया। कोई खाना नहीं, कोई उस टाइम पानी नहीं। अब पानी की बोतल अपने पास रखें, वो आप वहां भी अपने पास रखेंगे। चॉकलेट की एक एक आधी चॉकलेट पास रखें, जो वहां भी आप अपने पास रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ ना कुछ मीठा नहीं खाने के लिए आप रख सकते हैं, पेपर शुरू करने से पहले आप खा सकते हैं। अंदर दाखिल होने से पहले आप, हम हमेशा जब दो पेपर इकट्ठे होते हैं बच्चों को कहते हैं लास्ट में कि आप अपने पास कोई ना कुछ चीज रखें, ताकि आप एक पेपर से निकलें तो कुछ खा लें जो उस ब्रेक में हो आपके पास। तो आप जब भी 2-3 पेपर्स कर रहे हैं, ड्यूरिंग पेपर सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। वॉशरूम ब्रेक्स अलाउड होती हैं, नॉट एडवाइजेबल होती हैं। वॉशरूम ब्रेक्स कौन लेते हैं बच्चे? एक वो बच्चा जो एक्सट्रीमली नर्वस हो जाता है, उसको वॉशरूम जाना पड़ जाता है। एक वो बच्चा जो जिसको इस बात की सेंस नहीं है कि सफर पे जाने से पहले वॉशरूम से हो लिया जाता है, बेवकूफ यानी स्टूपिड बच्चा। और तीसरा वो बच्चा जिसके जहन में ये होता है मैं चीटिंग कर लूंगा वॉशरूम जाके। और ऐसा करते हैं बच्चे। मुझे ये बताने में कोई शर्मिंदगी नहीं कि मुझे पता है कि ऐसा बच्चे, अब मैं आपको बता रहा हूँ, दोज हु डू दिस नेवर सक्सीड इन लाइफ। वो जिंदगी भर चीटर्स ही रहते हैं। वो केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों नहीं दे रही ना, ठीक है। उसको बोलो बेटे बगैर में जौन से एग्जाम दे रही है उसके पास पेपर्स फुल लेंथ सॉल्व करना है। अच्छा। सो यानी आपको स्टॉप वॉच सामने रख लेनी है आपने, और 1 आवर 15 मिनट्स में पेपर सॉल्व करना है। इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहली दफा ये करें कि वॉच सामने रखें, स्टॉप वॉच चलाएं और उसको अपनी नजरों से ओझल कर दें। आप स्ट्रेट अवे पेपर सॉल्व करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद देखें कि उसके ऊपर क्या टाइम लिखा आ रहा है। लेट्स से उसके ऊपर लिखा आ रहा है 1 आवर 30 मिनट्स। इससे आपको पता लग रहा है कि आप अपने पेपर से कितनी बियॉन्ड जा रहे हैं। या लेट्स से उस पर लिखा आ रहा है 1 आवर, आपको पता लग रहा है कि आप अपने पेपर से कितनी जल्दी काम कर रहे हैं। दिस विल हेल्प यू एडजस्ट योर टाइमिंग्स फॉर द नेक्स्ट पेपर। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, प्यारे बेटे, पेपर के अंदर आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इरेजेबल हो। आप वाइटो नहीं लेके जा सकते, आप इंक पेन यूज नहीं कर सकते। जो भी बॉल पॉइंट आपने पेपर में इस्तेमाल करनी है, प्लीज उसी कंपनी की बॉल पॉइंट का एक डब्बा खरीद के पास रखें। प्रैक्टिस ताकि आप उसी से कर रहे हो, आपका हाथ उस पर सेट हो चुका हो। ब्लू बॉल पॉइंट इज ऑलवेज एडवाइजेबल रादर देन ब्लैक। अगर आप साइकोलॉजिकली इस बात को समझें, ब्लू कलर ज्यादा जल्दी आंख कैप्चर करती है एज कम्पेयर टू ब्लैक। याद भी करने के लिए इसलिए ब्लू कलर ज्यादा। आप देखें ना कैसी अजीब बात है। किताब प्रिंट होती है ब्लैक इंक में, लेकिन आप नोट्स बनाते हैं तो ब्लू में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ब्लू में? बिकॉज ब्लू इज रादर मोर इजी ऑन द आई देन द ब्लैक कलर। इसलिए ब्लू पेन ही मेरी तरफ से एडवाइजेबल होता है। आप ब्लू और ब्लैक का मिक्स जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ देयर इज समवेयर यू हैव टू हाईलाइट टू डिफरेंट थिंग्स, तो पहली बताने के लिए आपने उसका नाम ब्लैक से लिखे, उसको एक्सप्लेन करके, फिर दूसरी बताने के लिए उसका नाम ब्लैक से लिख के उसको हाईलाइट करता है। वी गुड ऑन दिस? फिर कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है केमिस्ट्री के पेपर में। आपको हमेशा अपनी वर्किंग और अप्रोप्रिएट यूनिट्स दिखाने होते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मार्क्स स्कीम में सबसे ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी होती है एग्जामिनर के लिए कि अगर, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, इफ द कैंडिडेट यूजेस डिफरेंट टर्मिनोलॉजी टू द टर्मिनोलॉजी इन द मार्क्स स्कीम बट द मीनिंग इज सेम, यू मस्ट क्रेडिट द आंसर। तो आपको आंसर को क्रेडिट करना होता है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन के आप मार्क्स दे सकते हैं वगैरह वगैरह। अब पेपर बेटा हमेशा ना करते हैं 3 साइकिल्स में। हर बच्चे को 2-3 पेपर करने के बाद ये पता लग जाता है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट में वीक हूँ। पेपर से पहले ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? लेट्स से मैं अपनी बात करता हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन वीक इन टेस्ट एंड कैटलिस्ट। मेरे जमाने में जब तक मैं पढ़ता रहा हूँ, मेरे लिए टेस्ट और कैटलिस्ट हमेशा वीक। इसलिए जब भी मैंने टेस्ट और कैटलिस्ट पढ़ाए हैं, जिनमें से वो अटेंड की होगी क्लास किसी बच्चे ने, तो मैंने उसको ऐसे रट्टा लगवाने की कोशिश की है जैसे कुरान मजीद का रट्टा नहीं लगवाते वहां पे हाफिजों को। बार बार ऊंची आवाज, जैसे बच्चे में, छोटे बच्चों की क्लास में नहीं, दो दूनी चार, दो दूनी चार, ऐसे में बुलवा बुलवा के, क्योंकि आई वॉज वीक इन दैट, तो आई फील सारे शायद उसमें वीक होते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ? मैं जब भी एग्जाम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को हमेशा एंड पे छोड़ता हूँ।
बिकॉज आई नो इट विल टेक टाइम. द मोर टाइम आई स्पेंड ऑन अ क्वेश्चन द मोर नर्वस आई गेट. ये मैं से मुराद स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. नेवर डू दिस. तो 3 साइकिल कैसे डेवलप करें? जब आप फुल लेंथ पेपर कर चुके होंगे और उसे टैली करेंगे मार्क्स से, अभी थोड़ी देर पेपर सॉल्व करना छोड़ दें, अभी मेरे से सुन लें. जब आप उसे अपनी मार्क्स से टैली करेंगे, आपको पता लग जाएगा आप क्या गलती बार बार कर रहे हैं. आप उसको हाईलाइट कर लें कि ये डिपार्टमेंट मेरा वीक है. आप उसको हमेशा फाइनल में भी एंड पे रखिएगा, और आपको पता लग जाएगा 2-3 पेपर करके मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है. आप हमेशा पेपर में जाएं. मिसाल के तौर पे इस पेपर में पहला सवाल क्या है? नेम द प्रोसेसेस. आई थिंक दैट इज रादर एन इजियर क्वेश्चन. कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ. लेकिन सपोज पहला सवाल ही मेरे पास भी आसान सवाल है, और पेपर में ऐसा होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल रादर देन गोइंग बिहाइंड, आगे इस पेपर में जाऊं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ये देखें, फरवरी मार्च का पेपर खोला मैंने. पहला ही सवाल देख लें, ब्लास्ट फर्नेस का और आयरन की उसका. इसके अंदर लाजमी वो, अब यहीं से देख के मुझे पता लग गया आयरन एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है. कहीं ना कहीं कोई कैटलिस्ट का सवाल होगा. आई रीड द क्वेश्चन डेफिनेटली. पहला सवाल पढ़ूंगा, नेम द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स कार्बन फॉर दिस रिएक्शन विद. जिस जिसका मुझे फौरन आंसर पता होगा मैं करता जाऊंगा. मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद रुकूंगा ही नहीं सोचने के लिए, आगे ही चलता जाऊंगा. आई जंप टू दी क्वेश्चंस. इस तरह के सवाल जो इंतहाई आसान होता है, सबसे पहली गो में मैं ये काम करूंगा. इससे क्या होगा? हमेशा पेपर में ये 30 से 40 मार्क्स के होते हैं. पेपर आपका हमेशा बेटे 3 हिस्सों में, एग्जामिनर जब सेट करते हैं पेपर 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं. मैं आपके सामने वो 3 हिस्से लिख रहा हूँ. 1/3 ऑफ द पेपर इज सपोज टू बी इजी. इट इज सपोज टू बी इजी. एवरीवन शुड डू दिस. 1/3 ऑफ द पेपर इज सपोज टू बी एवरेज डिफिकल्टी का, एंड 1/3 इज सपोज टू बी मोर डिफिकल्ट. अगर मैं इसको परसेंटेज में लेके जाऊं तो ये फ्रैक्शन इस तरह भी नहीं बनती. किस तरह बनती है? एक्चुअली व्हाट दे डू इज 40%, 40%, 20%. ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. 40% पेपर इंतहाई इजी होता है. अगर आपने सिर्फ लेक्चर्स भी अटेंड किए होते हैं ना, कोई घर में रिवीजन की होती, 40% पेपर आप आसान आराम से कर सकते हैं. 40% पेपर ऐसा होता है जो आप घर जाके एक दफा भी रिवाइज कर रहे हो ना, जब आपको कहा जाता है बार बार यार घर जाके सिर्फ इतना ही कर लो ना, कॉपी खोल के सिर्फ रीडिंग कर लो कि आज के क्या पढ़ा है. ये 40% वहां पे कवर होता है. दिस इज योर एवरेज वाला पार्ट. लेकिन 20% ऐसा होता है जिसके लिए हम ये आखिरी 20-25 दिन खप रहे होते हैं. ये इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? तो पहली चीज आपको हेल्प करती है, ट्रेन करती है पास पेपर में से, इक्विप करती है आपको फाइनल डे में आपने कैसे पेपर करना है उसकी समझ देने के लिए. दूसरी क्या हेल्प मिलती है पास पेपर सॉल्व करने से? दूसरी बात ये आपको मिलती है फुल लेंथ पेपर ईयरली सॉल्व करने से, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं आपका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा. आपकी मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब आप अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको पता लग जाता है मेरा कौन सा टॉपिक खराब है. हर पेपर करने के बाद जो टॉपिक्स आपके गलत हो रहे हैं, वापस गो टू द नोट्स एंड यूट्यूब वीडियो इफ यू कैन एक्सेस दैट वीडियो. वापस उधर जाइए और जाकर उसको दोबारा रिवाइज कीजिए. चाहे आपने 10 मिनट रिवाइज किया पेपर करने से, फिर रिवाइज कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए. और 2 दफा रिवाइज करने के बाद पेपर को बंद करके, आंखें बंद करके विजुअलाइज करके उसको रिवाइज कीजिए कि अच्छा मैंने अभी ये पढ़ा है, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है. फिर नेक्स्ट पेपर में ईयरली करने के बजाय उस टॉपिक के कुछ और पेपर में से टॉपिकली वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. आपको मेरी बात समझ आ गई? जैसे हमने पहले 3 से 4 साल के पेपर डाल लिए, पहले 30 पेपर हमने डाल लिए टॉपिकल सॉल्व करने के लिए. अब 24 वाला फुल लेंथ था पेपर. 24 में भी आपके पास 7 पेपर है. आईजी वालों के पास, आपके पास 6 पेपर है. मई जून के 3 और अक्टूबर नवंबर के. बेटा 4 पेपर है. 25 में भी आपको 25 में 6 होंगे. आपके पास इनफ पेपर्स हैं कि आप पीछे जाकर टॉपिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यही बात समझ आ गई? फाइनल टिप, बहुत मशहूर टिप है, पता नहीं किस गोरे ने दी थी. सारे टीचर्स ये टिप सुनाते हैं. मैंने कम से कम 3 टीचर्स से ये टिप सुनी हुई है. तो ये मेरा डिस्क्लेमर ये है. वो एक हमारे यहाँ ना एक होता था, वो बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता था. मैं नाम ना ही लूं, मेरा ख्याल कि ले लूं. एक मोटिवेशनल स्पीकर होता था कासिम शाह. वो बड़ा मशहूर हुआ एक दफा ना. कासिम शाह समझते हैं कौन है? यू नो. चलो मैंने आपको मीम भी दिखानी थी आज, लेकिन मैं पहले वो मोटिवेशनल स्पीकर दिखा देता हूँ. यार बुरा लगता है यार, आप खुद सर्च कर लीजिएगा. कासिम शाह वाज अ गाय, और बहुत फेमस हो गया था एकदम से. हर स्कूल कॉलेज कहता था कि हम इसको बुलाते हैं मोटिव, और मुझे वो लगता था बहुत बुरा.
तो किसी ने मुझसे एक दफा पूछा, यार ये इतना अच्छा बोलता है, आपको क्यों बुरा लगता है, आप जेलस होते हैं? मैं कहा नहीं यार, उस जमाने में मैं सहाफत करता था। उस जमाने में आई वॉज अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिज्म करता था, कॉलम्स लिखता था अखबारों में। तो मैं तो पढ़ता रहा, जब आप लिखते हैं तो आप कॉलम्स पढ़ते भी हैं। तो मैं कहता था यार असल में पता क्यों मुझे मुझे बुरा लगता है, ये जब भी कोई लेक्चर देश का आता है ना, मैं देखता हूँ कोई भी, कभी भी मैंने इसका लेक्चर सुना है, तो ये ना अपने आइडियाज, ओन आइडियाज कह के प्रेजेंट करता है, वो आइडियाज जो मैंने एक दिन पहले अखबार में किसी और के कॉलम में पढ़े होते हैं। यानी ये करता क्या है, रात को एक किताब पढ़ता है, सुबह जाके शो मारने शुरू करता है, मैं देखो तो नवा आइडिया दे रहे हैं, इस तरह करया करो। तो मुझे ना वो फेक, तो मैं इसलिए जब भी कोई बात किसी से सुनी बताता हूँ ना, सबसे पहले डिस्क्लेमर देता हूँ, भाई ये मेरी अपनी बात नहीं है। और डिस्क्लेमर इसलिए नहीं होता कि मुझे उस बात पे डाउट है, मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूँ कि यार ये किसी और के क्रेडिट की बात है। क्या टेक्निक है बेटे, बड़े गौर से सुन लेंगे बात। इसका नाम है टेक्निक, आप गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगी, 3-2-1। और साल लिखिएगा स्टडी टेक्निक, नहीं तो 3-2-1 का गाना भी आ जाएगा। 3-2-1 टेक्निक क्या होती है, आप जब भी 3 लाइनें लिख चुके हो या 3 स्टेप्स कैलकुलेशन के परफॉर्म कर चुके हो, आप उसको 2 सेकंड कम से कम दें उसको दोबारा देखने के लिए कि आपने उसमें क्या किया। ब्रेक लें 2 सेकंड की, और 1 सेकंड इस बात रिव्यू करें कि आपकी कोई गलती तो नहीं। 1 सेकंड का समझे एक ऐसा ब्रेक है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी 2 सेकंड पढ़ के रिव्यू कर रहे हैं, और 1 सेकंड आंखें बंद करके रुक के रिव्यू कर रहे हैं। सो आप 6-6 सेकंड के ग्रुप में अपना पेपर करते जाए। दिस इज फॉर दोज टॉपिक्स दिस इज फॉर दोज टॉपिक्स दैट आर एंटायरली वीक इन योर केस। आपके 10 दिन आर इनफ टू इम्प्रूव दोज टॉपिक्स। दिस गोज फॉर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स। इससे रुको, आई हैव टू, मुझे समझ नहीं आया। तो कहाँ है फिर? हाँ तो क्या मतलब, मैं इसका समझा नहीं होगा। तो कौन सा पेपर है भैया आपका जो चेक नहीं है? तो तो कौन सा जो आपको नहीं मिला? वो कहाँ है जो आपको नहीं मिला, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने सारे पेपर्स दे दिए। कौन तो यार, उस टाइम आपने बताना था ना नहीं मिला, ये क्या बात हुई? मतलब दिस इज नॉट द टाइम टू बी आस्किंग फॉर 3 महीने पहले वाला पेपर। मैंने तो सारे पेपर्स दिए हैं सबको। जब तस्वीर भेजते हैं हम तो पेपर वापस दे देते हैं। ढूंढे सर इसके पास ही होगा, इसने कहीं छुपाया होगा, हमारे पास नहीं, हम तो उसी टाइम देते हैं। हाँ, दिस इज नॉट द टाइम। ये कोई और वजह जिसकी वजह से चल रहा है इशू। उन्हें कहा सॉरी, बच्चे को घर रख ले, मैं इस टोन की बात नहीं सुनता होता। हाँ, वो टीचर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इस टोन में हमें कहेंगे पेपर दें। नहीं है पेपर हमारे पास। हाँ ठीक है, देखेंगे। आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस। हो सकता है मैसेज में उनकी टोन टोन ये ना हो, मुझे बहुत बुरी लगी ये टोन। मैं किसी टीचर से इस तरह बात नहीं करता, मैं किसी की ये बात भी नहीं सुनता, टीचर होंगे तो कहीं और होंगे। आई हैव गिवन एवरी पेपर, चेक किया, वापस दिया। और ये 6 महीने बाद नहीं होती ये बात। समझ आ गई मेरी बात? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ यू, दैट्स व्हाई आई एम शाउटिंग एट यू। सो क्या कह रहा था मैं? 3-2-1, ये हर पेपर में ये चलेगी टेक्निक। ये टेक्निक हर जगह पे चलेगी, कभी भी आप काम करें वो विशु टेक्निक है। मैंने आपको बता दी 2 टेक्निक्स, दोनों ही मैंने भी सुनी बचपन में टीचर्स से, और आज भी हम सब टीचर से ये बातें सुनते हैं। भाई पेपर को 3 गो में सॉल्व करें। पहले स्टेप में वो सॉल्व करें जो आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ रहा। दूसरे गो में वो स्टेप सॉल्व करें जिसमें आप एक आधा सेकंड लगाएंगे, आपका काम हो जाएगा। और तीसरी गो में वो करें जिसमें आपको खपना पड़ेगा। रिमेंबर, आपको कैसे पता लगेगा कि सर ये क्वेश्चन है, इसमें मैं सोचना पड़ रहा है, तो इसको मैंने सेकंड गो में करना है या थर्ड गो में करना है। फर्ज करें क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, आपको नहीं आंसर मिल रहा, 2 मिनट से ज्यादा अगर सोचना पड़ रहा है ना, लीव दैट क्वेश्चन, आगे जाए, भूल जाए उस क्वेश्चन, छोड़ दें, दोबारा आइएगा उसके ऊपर। अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स है, देखिए ना 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम आपको मिला हुआ 75 मिनट, आप 5 मिनट 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे लगाएंगे तो आपको गुजारा होगा? तो पहली गो में आप जो अपना टाइम पहली गो में आप बचा रहे हैं, जिनमें आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आप पर मार्क वहां पे 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करते आगे जा रहे हैं। पर मार्क आप 10 से 15 सेकंड लगा रहे हैं, और आप उसको सॉल्व करते हुए आगे जा रहे हैं, तो आप वो टाइम बैंक कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। वी क्लियर ऑन दिस? अब हम अपना पेपर सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। आई होप हम दोनों पेपर टाइमली सॉल्व कर पाएंगे।
नेम द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन से में हमने पढ़ा? सल्फ्यूरिक एसिड का क्या था हमारा? हमने दो पढ़े हैं ना जी, क्या था? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कमर्शियल हमने पढ़ा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसका नाम है। ऑब्टेन वाटर फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड। जी, एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम कैसे, एक्वस सोडियम क्लोराइड क्या है बोला? नमक मिला पानी। पानी कैसे निकालते हैं हम उसमें से? चलो शाबाश। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो हमें याद है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस से क्यों निकालते हैं हम इसको? हाँ जी। जी अली गाजी, आपने पेपर सॉल्व किए हैं, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस इसकी से क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं? हाँ बोलो किंजा। रिएक्टिविटी ज्यादा है। शाबाश, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। सेपरेट पेट्रोलियम इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस। जिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेशन लिखा हुआ है। ठीक है शाबाश, मैं क्रैकिंग लिखने लगा था। सर मैंने भी फ्रैक्शनल क्रैकिंग लिखा। जी क्रैकिंग बेटा वो गलत लिखा है हमने। क्यों क्रैकिंग गलत है बोला? क्योंकि ये क्रैकिंग तो होता है बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के छोटे बनाना, ये तो सिर्फ सेपरेट करने का कह रहा। राइट। ओके आगे, सर। प्रोड्यूस एथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज, फर्मेंटेशन। मैन्युफैक्चर अल्कीन्स फ्रॉम एंड हाइड्रोजन फ्रॉम लार्ज अल्कीन मॉलिक्यूल्स, क्रैकिंग। सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ soluble colored substances, क्रोमेटोग्राफी। अल्लाह करे नहीं आपको सब आता होना चाहिए ना बेटा। जी ये तो बहुत आसान सवाल है। हाँ जी खुश दिल, क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? न्यूट्रॉन्स। जी इधर क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है? 29। अली गाजी ने बोलना है अब। अली गाजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स पूछे अली गाजी। 28। जी, ये कौन है जी जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है? सुभान अल्लाह भाई। भाई पीरियोडिक टेबल देख लिया करना आज से। तो सल्फर है, इतना लिखना काफी है? नो, टू नेगेटिव लिखना भी काफी नहीं। आपको पूरा लिखना है 16, और फिर आपका 16 और 17, 33। सर मैडम सल्फर का तो न्यूट्रॉन्स और 32 होता है। प्रोटॉन्स ऐड करने होते हैं, 16 और 17 कितना? सुभान अल्लाह ही है फिर। आइसोटोप नहीं होंगे पीरियोडिक टेबल में, इसका सेंटेंस लिखा हुआ है। हाँ, पीरियोडिक टेबल में एवरेज एटॉमिक मास लिखा होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो नेगेटिव साइन आ गया। अब किंजा आप बोले, आप क्या कह रही थी? दो का फर्क है, सॉरी थैंक यू। जी किंजा आप क्या कह रही थी? सर बस यही पूछना था। The question is about the elements of sodium and fluorine and the compound sodium fluoride। फिर सवाल थे पढ़न दे, एक मिनट ठहर जाए। Sodium reacts with fluorine to form sodium fluoride। Sodium reacts with fluorine to form sodium fluoride। Write symbol equation for this। उत्तर ऐसे नहीं होता, सॉरी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता जैसे मैं कह रहा हूँ। Na, अच्छी बात है, फिर भी ऐसे ही करना है। F2 गैस, क्रॉस बेस +1 और -1 होता है, NaF बनेगा। अब बैलेंस करना है। जी, इसको 2 लिखा और इधर 2 लगाया। जी आगे चलते हैं जी। सोडियम फ्लोराइड सॉलिड होता है। आगे चलते हैं जी। टेबल में कुछ नहीं लिखना हमने। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज सॉलिड। फ्रीली मूविंग delocalized electrons। कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। कितने शेयर करते हैं, कौन सा ग्रुप में है ये? एक एक शेयर करता है, एक डॉट आ गया और एक क्रॉस आ गया, खत्म होगी डायग्राम। नहीं, क्या करना है अब? आउटवर्ड चल के सारे बनाने हैं। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6
एक, दो, तीन, चार, पांच। डिड्यूस द फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लोरीन एट -200 डिग्री। पीछे डेटा है हमारे पास। कैसे फाइंड की लिक्विड आपने? मेल्टिंग और बॉइलेंट के दरमियान में है, तो क्या होगी एक्सप्लेनेशन? शाबाश। -200 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। Explain in terms of structure and bonding why sodium fluoride has a much higher melting point than fluorine. हौसला मुझे एक्सप्लेन करना है ना साहब। ऐसे तो मार्क्सिंग से भी आंसर बोल सकते हैं ना। मैं बेसिक। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने मुझे आंसर नहीं सिर्फ बताना ना, आप मुझे एक्सप्लेन करें साथ। हाँ जी, वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आंसर नहीं सिर्फ चाहिए। सवाल क्या है? एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के हिसाब से बताना है व्हाई सोडियम फ्लोराइड हैज मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन फ्लोरीन। जी। अब आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करनी है। और अब स्ट्रक्चर क्या क्या फर्क है फ्लोरीन का और इसका? भाई ये लैटिस होता है। ये क्या होता है? और बॉन्डिंग का क्या फर्क है? भाई इसमें कोवेलेंट होती है और इसमें कौन सी स्ट्रॉन्गर होती है? भाई को बॉन्डिंग में, और बस इतना बताना काफी है। क्या बताएंगे? ये शेयरिंग है। सर आयनिक नहीं होगा? जी। क्या सॉरी? बॉन्डिंग आयोनिक नहीं होगी? सोडियम फ्लोराइड में आयोनिक ही लिखी है मैंने। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। इसमें कौन सी होती है? उत्तर वो आपने बताया कि आयनिक बॉन्डिंग होती ही क्या है। मैंने कहा है शेयरिंग के लिए, मैंने मेरी शेयरिंग से मुराद ये नहीं थी कि शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, मैं उसको नहीं डिस्क्राइब कर रहा था। मैं बता रहा था उस बॉन्डिंग की वजह शेयरिंग होती है, और इस बॉन्डिंग की वजह ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। समझ आई? अब आप बताएं आपने क्या आंसर बताया था, और देखें जो मैंने बातें डिस्क्राइब की वो कवर होती हैं उसमें। बोले जरा आंसर अपना दोबारा। हाँ जी। चलें अब ऐसे करते हैं। फ्लोरीन is a diatomic gas made up of covalent, या अल्लाह इसको दोबारा खोलेंगे। मेड अप ऑफ, ये क्या हुआ है इसको? व्हाट इज दिस? पता नहीं ये क्या आया हुआ है, इसको छोड़े। मेड अप ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड atoms that form molecules. These molecules have weak intermolecular forces. असल में क्या, किसका किसका डिफरेंस करना है? यार आप प्लीज, ध्यान नहीं है आपका इधर। वो कर आप, मुझे फिर ना गुस्सा आएगा, मैं शाउट करूंगा और क्लास का टाइम जाया होगा, या मैं इग्नोर करूंगा तो आपको समझ कुछ नहीं आएगी। तो दोनों में से क्या काम करूं? हाँ जी। फिर आप इधर ध्यान दे लें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे कह दें 2 मिनट से रुक जाए, मैंने इससे बात करनी है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर लफ्ज का ही मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सोडियम फ्लोराइड इज अ लेटेस ऑफ
cations and anions that have ionic bonding due to strong electrostatic force of attraction between oppositely charged। जी बेटे, आयंस। हाँ, मेरे से पहली लाइन जो थी वो मुझे नहीं लिखनी चाहिए थी, ऊपर से ये सर्कल ने मेरी स्पेस दे दी थोड़ी सी। मुझे पहली लाइन लिखनी ही नहीं चाहिए थी, पहली लाइन की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स को डिस्कस करना था कि वो वॉन्डरवॉल होती है और आयन का डिस्कशन करना था। जी भाई, यहाँ तक समझ आ गई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैंने आपको इसकी एक डेफिनेशन लिखवाई थी, आपको याद है? जी, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? शाबाश। दी मास्कीम ने लफ्ज डिकम्पोजिशन की बजाय क्या लिखा है? ब्रेक डाउन। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? दी ब्रेक डाउन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स आइंस। क्यों भला? वजह साथ तो नहीं जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ड्यू टू, शाबाश, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट्स मोल्टन और एक्वस स्टेट। ये लाजमी लफ्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड में से गुजर ही नहीं सकती अगर वो सॉलिड हो। तो इट हैज टू बी आइदर अ मोल्टन सब्सटेंस और एन एक्वस सब्सटेंस। राइट एन आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एट द कैथोड। किस रिएक्शन के लिए बात हो रही है ये? कौन सी रिएक्शन के लिए बात हो रही है? अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस हमने सोडियम फ्लोराइड का किया है। तो राइट आयनिक हाफ इक्वेशन ऑफ प्रोडक्शन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है? एच पॉजिटिव आता है, प्लस इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या फॉर्म कर देता है? एच टू गैस। अब आप देखें, एच तो टू है, तो ये इधर एच के साथ, तो दो एच एक इलेक्ट्रॉन के साथ गुजारा कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने चाहिए? जी बेटे। बेटे, उसने सवाल ये पूछा है कि आपने हाफ इक्वेशन लिखनी नहीं, आयनिक इक्वेशन लिखनी है हाइड्रोजन गैस का कैथोड पे जाके क्या होता है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के आयंस होते हैं ना पानी में, पॉजिटिव आयंस होते हैं, वो कैथोड की तरफ जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। सोडियम मोर रिएक्टिव है तो वो नीचे रहेगा। रिमेंबर द एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट, टाइटैनिक एग्जांपल, कि आपने कैटाइंस के लिए टाइटैनिक की एग्जांपल में रखनी है। स्ट्रॉन्गर शिप में रहेंगे, वीकर को बाहर निकालेंगे। तो लेस रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन। लेस रिएक्टिव कौन है? ये कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे क्या हो रहा है? ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। जब रिसीव कर लिया, न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल हो गया तो ये गैस बन गया, गैस बन के बाहर निकल गया। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब इसकी क्या लिखनी है? तो वो हमने लिख दिया, एच पॉजिटिव है, जाके इलेक्ट्रॉन लेता है और एच टू बन के बाहर निकलता है, अकेला एच बाहर। तो वो दो एच कहां से आए भाई? अकेला नहीं था एच आया, आए भी दो ही थे, और इलेक्ट्रॉन भी उन्होंने एक एक रिसीव किया इकट्ठे। समझ आ गई बात? हाँ जी। तो हमने डाला नहीं ना पानी में सॉलिड सोडियम, हमने तो सोडियम फ्लोराइड डाला है। इसलिए मैंने ऊपर अंडरलाइन किया, गौर से पढ़े ना क्या कह रहा है। ऑलवेज व्हेन यू रिवाइज आफ्टर रिवाइजिंग, स्टॉप रीडिंग फर्दर अहेड। जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, दो लाइनें ही रिवाइज कर रहे हैं मिसाल को, आपने एक पेज पूरा रिवाइज करना है, उसकी हर दो लाइनों के बाद प्लीज स्टॉप, क्लोज योर आइज, रिकॉल देम इन योर माइंड, फिर वो पक्की बैठती हैं ध्यान में। हाइड्रोजन आयोडाइड थर्मली डिकम्पोजेस, थर्मल डिकम्पोजिशन होती है। और ये हमारे सामने आ गया I2 और H2। शो द गैस सिरिंज, इसमें एक गैस सिरिंज है कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें एक मिक्सचर है हाइड्रोजन आयोडाइड का, इक्विलिब्रियम है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और आयोडीन एंड हाइड्रोजन का। ठीक है जी। द गैस सिरिंज इज सील्ड एंड द मिक्सचर इज हीटेड।
इक्विलिब्रियम आ गया, पर्पल हो गया जी मिक्सचर। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इक्विलिब्रियम? शाबाश। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, becomes equal to the rate of रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, जो मर्जी लिख लें। क्या बच्चे? नहीं बेटे, मैं आगे बोलने लगा हूं, सुनने में ये पॉइंट रेज करने लगा हूं। एक गलतफहमी ये है कि इनका कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। मैं यही क्लियरिफिकेशन करने लगा था, क्योंकि मैंने पढ़ाते वक्त भी ये कहा था, क्योंकि बचपन में मुझे ये कंफ्यूजन था, मुझे लगता था दोनों 50-50% हो जाते हैं बाय मैथ, 50-50%। इनकी रेट यानी कि स्पीड कांस्टेंट हुई है, सॉरी स्पीड इक्वल हुई है। क्या इक्वल हुई है? तो जब स्पीड इक्वल हो जाएगी तो इनका कंसंट्रेशन, अब आपका लफ्ज मैं कबूल कर लेता हूं, तो इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट, अगर वो 6 ग्राम है और वो 4 ग्राम है तो 6 और 4 ग्राम का ही फर्क रहेगा। आपको मैं समझ आया मैंने क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश की है? कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट रिमेन इक्वल, दे विल बिकम कांस्टेंट, दे विल बिकम, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम, स्पीड बराबर हो जाएगी। अगर दो बंदे इधर से जा रहे हैं तो दो उधर से, ये देयर कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट, बल्कि इससे भी बेहतर लिखना चाहिए, द रेशियो ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज किया है। फिर दे रहे हैं। आज से भी यही बोला था, लेकिन मैंने क्लियर करना चाहता था कि कांस्टेंट लफ्ज से मुराद ये इक्वल नहीं है, मैं सिर्फ ये क्लैरिटी करना चाह रहा था, मैंने एंड में उसी से वर्ड लिया है कॉस्ट, ये देखा है, इसीलिए मैंने ये बात उसकी मानी नहीं। तो मैं, आपने अभी वही सवाल पूछा ना, इसीलिए मैंने उसको कहा था नहीं ये नहीं जवाब दे लेना मैंने। उसने भी ठीक इक्वेशन बताई थी पहले, मैंने उसको कहा था नहीं मैंने नहीं ये इक्वेशन लेनी, पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो बाद में बैलेंस करना, क्योंकि मुझे पता है क्लास में आप भी बैठे हुए हैं, इसलिए उसका भी जवाब मैंने एक्सेप्ट, मैंने उसको बताया इक्वल लफ्ज और कांस्टेंट लफ्ज में फर्क होता है। रिपीट करो मेरी बात, पीछे बात। इक्वल में और कांस्टेंट में, इक्वल का मतलब है कि अगर 5 ग्राम हुआ है तो 5 ग्राम ही वो होगा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होते, कॉन्सेंट्रेशन होते हैं कांस्टेंट। यानी जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया है तब चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का क्या ग्रामेज है, पता लगा लेफ्ट हैंड साइड 6 ग्राम पड़ी हुई है, राइट हैंड साइड कितनी है, 4 ग्राम पड़ी हुई है। अब ये हमेशा 6 ग्राम रहेगी, वो 4 ग्राम रहेगी, जब तक आप कंडीशन नहीं चेंज करते। और अगर ये चेंज होगी तो टेम्परेरीली चेंज होगी, वापस ये इसी रेशो को दोबारा अडॉप्ट करेगी। ये किसकी बात हो रही है? मैसेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समझ आ गई मेरी बात? बल्कि शुड आई रीफ्रेज दिस, ये मोल्स की बात हो रही है, मैसेज की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? मोल्स की रेशो रहेगी कांस्टेंट। क्या लफ्ज बोला अब मैंने? नॉट इक्वल, इट इज। तो लफ्ज कांस्टेंट और इक्वल में फर्क होता है। तो फिर इक्वल क्या होगी? रेट, स्पीड उनकी इक्वल होगी। जितनी तेजी से लेफ्ट साइड से चीजें राइट साइड पे जाएंगी उतनी तेजी से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएंगी, ताकि उनकी रेशो ना डिस्टर्ब हो आपस में। यानी अगर एक मोल राइट साइड का कन्वर्ट हो रहा है लेफ्ट साइड के किसी चीज में, तो लेफ्ट साइड का भी कुछ ना कुछ कन्वर्ट होकर राइट साइड में वापस जाएगा, ताकि उधर दोबारा एक मोल क्रिएट भी हो रहा हो। समझ आ गई बात? लफ्ज कांस्टेंट और अब अपने दिमाग में दोहराओ कि इक्वल का मतलब कुछ और होता है, कांस्टेंट का मतलब। और अब आप पूछो कि सर आपको कैसे पता था कि इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होगा? पूछो। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था तो वहां पे जब हम एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने की बात करते थे या स्पीड्स के कांस्टेंट होने की बात करते थे, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते थे, सर ये इक्वल हो गई है भला? वो कहता था इक्वल और कांस्टेंट में फर्क होता है। और वहां पे बच्चे एक और चीज में कंफ्यूज होते थे, कांस्टेंट और जीरो में, कि सर ये जीरो हो गई है भला? वो कहता था जीरो और कांस्टेंट में, इसलिए मुझे पता था कि कांस्टेंट की ये कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक हो गया? अगला सवाल की तरफ चलते हैं जी। द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीज, अब प्रेशर को हमने इंक्रीज कर दिया है। ऑल अदर कंडीशन स्टे सेम। कलर ऑफ द गैसियस मिक्सचर टर्न डार्क पर्पल हो गई है जी। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपने बताना है एक्सप्लेन व्हाई द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं चेंज हुई, इसकी क्या वजह? क्या इक्वल है? दोनों के शाबाश, equal है। आपका जवाब बेहतर है। क्या बोला? इट इज नॉट द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल इन बोथ साइड्स।
इट इज द नंबर ऑफ गैस मोल्स इक्वल इन बोथ साइड्स, क्योंकि हो सकता है लेफ्ट साइड पे एक और सब्सटेंस पड़ा होता, वो सॉलिड होता, उसके मोल्स को कंसिडर, सिर्फ किसके मोल्स को कंसिडर करना है, बिकॉज या तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, एक्सप्लेन करके लिख देता हूं, बिकॉज प्रेशर फेवर्स द साइड विद लेसर गैस मोल्स। मोल्स या मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दोनों लफ्ज एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक हो गया, क्योंकि मोल कम होने का मतलब मॉलिक्यूल कम है, मोल ज्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल। गैस मोल्स इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज। अब ये जो पहली लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहली लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, क्योंकि उसने लफ्ज जो है एक्सप्लेन का लिखा हुआ, इसलिए आई थॉट एक्सप्लेन करना चाहिए। इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज बिकॉज बोथ साइड्स हैव 2 moles ऑफ गैस। जी बेटे आप बोलो। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते, सेम और इक्वल एक ही चीज होती है। Why the color of the mixture of gas turns dark purple? हाँ जी, डार्क पर्पल क्यों हो गया? पहले क्या था बेटे? नहीं नहीं, पहले पर्पल था ना, पहले क्या था? अब डार्क पर्पल क्यों हो गया? जी बोलो, क्या हो गया? अभी पीछे हमने कहा इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम तो बेटे चेंज नहीं हुआ ना। आयोडीन डार्क गैस की पर्पल, वजह से। किंजा ने सही जवाब दिया है। बेटे इधर तवज्जो नहीं, अब वो करो रहमत, यहाँ आप लोग बता दें मुझे आंसर, यहाँ आप लोग चुप कर जाए इसके बारे में। हाँ बोलो, कब कलरलेस है? बेटा लेफ्ट साइड कलरलेस है, राइट साइड कलरलेस और पर्पल गैस है, तीनों गैसेस एक ही जगह है, तो लाइट पर्पल कलर है, डाउट हुआ है। अब वो लाइट पर्पल डार्क पर्पल में कन्वर्ट हो गया, क्यों? वॉल्यूम क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, सो जब भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है कलर डार्क हो जाता है। हाँ, शाबाश। केंद्रा आपका जवाब, आधा जवाब तो आपका ठीक था, आधा इन्होंने दे दिया है, इन्होंने इनफैक्ट पूरा जवाब दे दिया, विच इज करेक्ट। आप कभी भी ऐसा कीजिए कि आप इंक का एक ड्रॉप लीजिए और पानी के ग्लास में डाल दीजिए, जब से ही वो ड्रॉप गिरेगा, जैसे ही वो ड्रॉप, वो डार्क ब्लू कलर का होगा, और थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, वो पार्टिकल्स उसके सेपरेट होके स्पेसेस में बैठते जा रहे हैं, कलर लाइट होता जा रहा है। आप उसको हीट अप करके पानी निकाल रहे हैं, उसको पार्टिकल्स करीब आ रहे हैं, क्या अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुई है उसमें से? पार्टिकल्स की अमाउंट चेंज, लेकिन पार्टिकल्स जब करीब आते हैं उनका कलर क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। क्या हो जाता है? इससे मुझे एक मिसाल याद आ गई है, मैं स्पेशली वो मिसाल आप में से 2-3 बच्चों के लिए है। मुझे बचपन में एक टीचर ने दी थी, और उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। मैं आपको वो मिसाल देता हूँ। मुझे सर कहते थे, अब ये इतना पार्ट सिर्फ बात बताने के लिए बता रहा हूँ, ये बोस्टिंग नहीं है। वो कहते थे, यार उसामा, आई हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स एंड आई हैव रेयरली सीन अ चाइल्ड दैट इज सो इंटेलिजेंट इन योर एज एज यू आर। आप आईक्यू टेस्ट कराएंगे, यू विल गो बियॉन्ड 140 एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने कहा अच्छा थैंक यू सर। कहते हैं बट यू विल बिकम अ फेलियर। ओके, क्यों सर? कहते हैं बिकॉज यू एक्ट लाइक अ बल्ब ऑन द रूफ, a bulb in the ceiling. It throws its lights everywhere. So its light is never concentrated. So it never achieves the success that a bulb and torch achieves. If you focus yourself on one thing, you will achieve greatness. But if you remain like this, you will not achieve। आप में से कुछ बच्चों को मैं लाजमन ये बताना चाहता हूँ, आई नो यू गाइज आर टैलेंटेड, लेकिन आपका एट अ टाइम 50 जगह पे ध्यान होने की वजह से यू विल नॉट परफॉर्म इन एनी ऑफ दोज थिंग्स। प्लीज ब्रिंग योर फोकस ऑन वन डायरेक्शन।
Maybe it is singing that you want to do. Maybe it is sports that you want to do. Maybe it is barber that you want to become. जोहान वाली फिल्म याद आ गई. बट आपको प्लीज फोकस करना है. 50 जगह पे जाके आप कभी भी परफॉर्म, फिर उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए शायद. आपको कोई अच्छा ग्रेड हासिल करना है, कामयाब होना है, तो उसके लिए यू हैव टू फोकस. तो यहाँ पर क्या वजह है जी कलरलेस होने की, मिक्सचर की, कलर मिक्सचर का डार्क होने की? द आयोडीन particles have come closer. That's it. टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ओके हो गया. अब सराउंडिंग डिक्रीज करेगा तो किसको फेवर करेगा? तो इंटरनल डिक्रीज करेगा तो किसको फेवर करेगा? शाबाश, ओके हो गया. शुक्र. अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक दफा, आखिरी दफा आई होप. टेम्परेचर मिक्सचर का डिक्रीज हुआ है, बाकी कंडीशन सेम है, तो किसका चेंज हुआ है, इंटरनल या सराउंडिंग का? इंटरनल चेंज हुआ है, राइट. कौन सा चेंज हुआ है? अच्छा. टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, राइट. टेम्परेचर सराउंडिंग का डिक्रीज होता था तो किसको फेवर करता था? एक्सो को. तो इंटरनल का डिक्रीज होगा तो किसको फेवर करेगा? तो रिएक्शन कौन सा हुआ फिर? एंडोथर्मिक. ओके हो गया. समझ आ गई कि अभी भी नहीं? या आपको फिर से रिपीट करना थोड़ी देर बाद ताकि जेन में बैठा रहे? किंजा और आइरीन, आप लोगों को समझ आ गई बेटे? आप लोग ऑनलाइन बैठे हैं, ऐसा ना हो आप भी कंफ्यूज हुए हो. यस सर, आगे समझ. Yes, sir. रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन. गुड, शाबाश. आयोडीन का निकालना है इसके अंदर जी. सी आंसर नहीं सॉरी चाहिए, कैसे निकालना ये बताना. ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ओ लेवल के बच्चों को ये कहा गया है कि आपने हमेशा ओ का -2 लेना है. ओ का क्या लेना है? और एच का हमेशा आपने +1 लेना है. और ओवरऑल सब्सटेंस हमेशा न्यूट्रल होता है अनलेस यहाँ पे चार्ज नजर आ रहा हो. यहाँ को चार्ज नजर आ रहा है. ओवरऑल क्या है? एच का क्या लेना है हमेशा ऑक्सीडेशन? ओ लेवल से मुराद आईजीसीएसई और ओ लेवल थी मेरी. ए लेवल में जाके थोड़ा सा हाइड्रोजन का भी हम कभी देखेंगे कि नहीं +1 भी होता कभी. ऑक्सीजन का भी देखेंगे कभी नहीं भी -2 होता. ओ लेवल आईजीसीएसई में हम ये बात. एच पॉजिटिव है तो आई क्या होगा बोला बैलेंस करने के लिए इसको? कितना नेगेटिव होगा? है. शाबाश. तो आंसर क्या आ गया बेटा? जब चार्ज लिखना होता है ना तब 1 नेगेटिव लिखते हैं, जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है तो -1 या +1 लिखते हैं. ये दोनों में फर्क याद रखना आपने. अगर वो पूछता है आयोडीन के ऊपर चार्ज क्या है तो आप लिखते हैं 1 नेगेटिव. अब उसने चार्ज नहीं पूछा, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, तो आने -1 या +1 ऐसे बात करनी. I2 इधर आएगी. ये न्यूट्रल है, जीरो है. ओवरऑल तो जीरो है ना, आई पे चार्ज नहीं नजर आ रहा. अबू बकर ने बताना प्लीज, बाकी लोग चुप रहेंगे. अबू बकर इस पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है? तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इसका? कोई भी ना हुआ, लिख दूं नथिंग. हाँ, क्या लिखना है? दोबारा बता देता हूँ जी. एच का क्या है? तो एक पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए आई पे क्या होना चाहिए? तो वो एक नेगेटिव डाल दिया. क्या समझाऊंगा और इसमें? हम्म. बस पूछा ही ये जब, तो मैं और क्या करूं? वैसे आपका दिल करे तो कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन उसने पूछा यही है, नंबर इसी के देने हैं. ठीक है. आप लिख सकते हो आई लव माई कैट्स. हैं. ओहो सॉरी, मैं ऊपर वाले मिटाता मिटाता है. Methanol is manufactured by reacting carbon or monoxide with hydrogen. The rate of formation of methanol increases. Rate of ये increase करता है when catalyst is used. जब catalyst use किया जाता है. Choose from the list the element that is most likely to be used as catalyst. इनमें कौन सा है जिसको हम catalyst के तौर पे यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों? हैं? सॉरी क्यों कह रही हो? आपको पूरा यकीन है कि सल्फर नहीं होगा यूज? एक, हमें आंसर नहीं चाहिए सॉरी, फिर से लॉजिक चाहिए. कॉपर क्यों? शाबाश. उत्तर कैटलिस्ट हमने शुरू में रूल पे पढ़ा था. कैटलिस्ट में क्या यूज करेंगे हम लोग हमेशा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. या तो होता है यहाँ पे कोई कंपाउंड, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जैसे एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है, तो हम सोचते हैं कि कौन सा इस्तेमाल होना है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो ऐसा नहीं है ना, मेटल है. एलिमेंट्स में से हमेशा क्या यूज होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट. और इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है?
सर्कल करने होगा, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन दोबारा। स्टेट द इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड। क्या जबरदस्त सवाल आ गया। एक मिनट यार, फिर से मैं चाहता हूँ वोकर के बारे में बात है कौन। वोकर, ऊपर लिखा हुआ है कि ये पहली लाइन देना, मेथनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, और लिखा है द रेट, और ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीजेस, रेट बढ़ गया है। तो इक्विलिब्रियम में ये आयनोज कह रहा है नो चेंज, इसको क्या पता, ये तो नलायक है, इसको क्या पता। इसकी बातों में ना जाओ। अच्छा, आप अपनी अक्ल से बताओ, इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ेगा कि नहीं। रेट में फर्क आ रहा है यार, उसकी स्पीड में फर्क आ रहा है, लिखा हुआ है ना, देखो इंक्रीज हो गया है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम में भी फर्क आना चाहिए ना। तो ये भी बेटे अब याद कर लो आप। क्या याद कर लो। कैटलिस्ट होती है फुफो। कैटलिस्ट क्या होती है, ये कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट, तो ये लड़ाई में सिर्फ स्पीड बढ़ा सकती है। यानी जो लड़ाई 2 दिन बाद होनी थी, ये आज ही करा देगी। ये सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को, और इसके अलावा इसका कोई रोल, क्या जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो क्या मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में इजाफा होगा। इसने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या मैस ऑफ प्रोडक्ट में इजाफा होगा बकर। जब मैसेज में फर्क नहीं आ रहा, तो इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड नॉट विद स्पीड बट विद मोल रेशियो। इक्विलिब्रियम किससे रिलेटेड है, तो मोल पे हमेशा कैटलिस्ट का, मोल पे इफेक्ट आता है प्रेशर उसका, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आता है प्रेशर का, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आता है टेम्परेचर का, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट आता है मैसेज का, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई असर, कैटलिस्ट का असर सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे आता है, स्पीड पे। रेट से क्या मुराद है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। ओके, पीपीए। स्टेट द इफेक्ट दैट अ कैटलिस्ट हैज, ईए पे क्या होता है, अभी आपने बताया था, दोबारा बताओ तो क्या होता है। ईए क्या होती है, डिक्रीज, शाबाश, डिक्रीजेस। इट डिक्रीजेस लिखे हैं या जो मर्जी लिखे हैं जी। प्यारे बच्चों जो ऑनलाइन बैठे हैं, बी क्लियर ऑन दिस। Yes, sir. यार, Yes, sir. मास्किम ने ना वर्ड जो लिखा है वो ज्यादा अच्छा लफ्ज है, वही लिखना चाहिए। इट लोअर्स डाउन, लेवल है ना ये, वो लोअर हो जाता। डिक्रीजेस इज आल्सो एक्सेप्टेबल, मैंने पहले ही आपको बताया सेम मीनिंग है, लेकिन लोअर वर्ड इज बेटर, मैंने इसलिए लिख दिया। लेड ब्रोमाइड है जी हमारे पास, इनसॉल्युबल सॉल्ट है, एंड इज मेड बाय प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से बनता है। नेम टू एक्वस सॉल्यूशंस दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ब्रोमाइड व्हेन दे आर मिक्स्ड। कौन से दो सॉल्यूशंस हैं जो लेड ब्रोमाइड बना देते हैं। आप जेन में रखें, उन दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक्वस सॉल्युबल होने पड़ेंगे। कौन से सॉल्ट्स इस्तेमाल करेंगे हम अब, जी दसो जी, कौन से हो सकते हैं, दोनों में से आना चाहिए। अब आपको ढूंढना है लेड का कौन सा सॉल्ट है जो सॉल्युबल है, तो एक तो वो होना चाहिए। नाइट्रेट, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं। नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं। सारे ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल नहीं होते बेटे। ठीक है, तो लेड का क्या आएगा, नाइट्रेट। आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से याद किए हों टेस्ट, मैंने भी साइड पे लिखे भी हैं, दोबारा भी आप दोबारा भी देख लीजिएगा, नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहां से भी देख लीजिएगा, उनमें समरी एक जगह पे कहीं बनी होगी। फिर अब चाहिए ब्रोमीन। ब्रोमीन का कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट है। सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, ग्रुप 1 वाला कोई भी ले लें, ग्रुप 1 के भी सारे सॉल्युबल होते हैं। दूसरा कौन सा ले लें, हम इस एग्जांपल में लेने लगे हैं सोडियम। पता लग गया ये कैसे होना सवाल सॉल्व। प्रेसिपिटेशन हमेशा दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करके, दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को मिक्स करके होती है। मैं सॉल्ट सॉल्ट्स कही जा रहा हूँ, नहीं भी कभी सॉल्ट होता। डिस्क्राइब हाउ टू प्रोड्यूस अ प्योर सैंपल ऑफ लेड ब्रोमाइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस इन ए। अब इसमें से आपने लेड ब्रोमाइड का वो निकालना है, प्योर सैंपल निकालना है। क्या करेंगे भाई, फिल्ट्रेशन कर लें। क्या कर लें, क्या कर लें प्यारे बच्चों, जी बोलो यार, तुसी बोलते नहीं बे कुछ। जी क्या कर लें, 2 नंबर हो गए इससे, शाबाश। हमेशा फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, यही करते हैं हमेशा, फिल्टर द प्रेसिपिटेट एंड वॉश इट, बस। कोई कंफ्यूजन,
अब वॉश इट लफ्ज भी इतना अच्छा नहीं वैसे, क्यों बोला? वॉच किसको करना है पता नहीं, वॉच दी प्रेसिपिटेट लिख लें। जी अबू बकर साहब, आपको ये आता है? तो अभी समझ आई मैंने क्या तरीका बताया? नहीं पता लगा? हम्म। वो तो आपकी मर्जी है। प्रेसिपिटेशन पढ़ी है वो कर आपने? अच्छा। ये बेटे हमने ना कहीं पे ना एक टेबल बनाया था, आपको याद होगा, आपने उस वक्त क्लास अटेंड की थी, जिस टेबल में हमने लिखा था ग्रुप वन के सारे वो गुड नाइट याद करने के लिए लिखा था, है ना? वो ओल्ड पीपल वाला, एजेड पीपल है वाला, याद है? याद है कुछ? लेड का ना कोई भी सॉल्ट सॉल्युबल नहीं है सिवाय लेड नाइट्रेट के। लेड का कोई, क्योंकि नाइट्रेट से सबके सॉल्युबल होते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? प्रेसिपिटेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें हम दो चीजों को मिक्स करते हैं जो दोनों सॉल्युबल हों। दोनों क्या हो? लेकिन वो थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन होता है तो कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जो प्रेसिपिटेट होता है, सॉलिड सा बन जाता है, उसको हम निकाल सकते हैं फिल्टर करके। ये पता लगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके। अब हमें लेड ब्रोमाइड निकालना है बाहर, वो इनसॉल्युबल है। तो जारी बात है, दो ऐसे सब्सटेंस चाहिए जिनमें से एक सब्सटेंस में लेड हो और दूसरे सब्सटेंस में ब्रोमीन हो। ये समझ आ गई बात? क्या नहीं, ये भी समझ आई? पक्की बात है। लेड ब्रोमाइड चाहिए, कोई दो सब्सटेंसेस को मिला के बनाना है, तो जारी बात है एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसमें लेड हो और एक ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रोमीन हो। राइट? एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों सॉल्युबल भी होने चाहिए, क्योंकि सॉल्युबल्स को मिक्स करते हैं जब प्रेसिपिटेशन करते हैं। ये भी समझ आ गई? अब लेड का कौन सी चीज है, जो लेड का कौन सा कंपाउंड है जो सॉल्युबल है? तो वो हमने याद किया हुआ है कि लेड का नाइट्रेट सिर्फ सॉल्युबल है, बाकी लेड का कोई, लेड सल्फेट हो, लेड क्लोराइड हो, ये सॉल्युबल, लेड नाइट्रेट सॉल्युबल होता है। क्या सॉल्युबल होता है? यहां तो कोई कंफ्यूजन? ब्रोमीन का क्या सॉल्युबल होता है? ब्रोमीन का हमें पता है ग्रुप वन के साथ ये अटैच हो जाता है सेवंथ ग्रुप में। लेड, ये सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सारे सॉल्युबल। तो हमने सोडियम ब्रोमाइड की एग्जांपल ले ली, ये दोनों सॉल्युबल है, डाले। सोडियम ब्रोमाइड भी आयोनाइज हो गया, सोडियम और Na और Br एक मिनट बन गया। लेड नाइट्रेट भी वो हो गया। मैं भी वो नहीं जा रहा कि 3 बनता है और Na कितना होता है, ये भी हमारे पास चार आइंस बन गए। अब ये आइंस बनेंगे तो अब क्या वजह है कि सोडियम इसके साथ और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा? आयनाइज तो सब्सटेंसेस हमेशा होते हैं, क्यों करेगा डिस्प्लेस? वजह क्या? लेड ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से? क्या ब्रोमीन और नाइट्रेट की रिएक्टिविटी का फर्क है? तो यहाँ उसूल, सॉरी, लिखा हुआ ये है फर्क इनका, लेकिन उसूल ये नहीं है कि कौन रिएक्टिव है कौन किसको डिस्प्लेस करे। सॉरी, नहीं, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। उसूल ये है यहाँ पे कि वो दो लोग आपस में मिल जाएंगे जो इनसॉल्युबल होंगे। अगर लेड ब्रोमीन, अगर ये दोनों सॉल्युबल होते, अगर लेड ब्रोमाइड सॉल्युबल होता, ये रिएक्शन ना होता। उसूल क्या है कि किन दोनों ने मिलना है? अगर इनमें ऐसा एक पेयर बन गया है जो पेयर इनसॉल्युबल है, तब ये होगा रिएक्शन, वरना ये रिएक्शन नहीं होगा। अब होकर समझ आ गई बात? अब के नहीं, अभी भी नहीं समझ आई? ऊपर लेड नाइट्रेट है, नीचे सोडियम ब्रोमाइड है। तो वो तो बनाना है ना यार, सवाल पढ़ भी तो ले, फिर लिखा हुए को क्या करूं? सवाल लिखा, लेड ब्रोमाइड बनता है प्रेसिपिटेशन से। आप दो सब्सटेंसेस बताएं जिनको मिक्स करके ये बनाया होगा। मैंने कहा जी एक लेड नाइट्रेट होगा, दूसरा सोडियम ब्रोमाइड होगा, दोनों सॉल्युबल है ना, तो ये रिएक्ट करके बना देंगे लेड। ठीक है, चलो आगे अब जी। बेटे सॉल्युबल होना लाजमी है, किधर जा रहे हो अब? नहीं, रुक जाओ अभी। सॉल्युबल ही लेना है ब्रोमाइड का, कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं चेक करूं मार्क्स स्कीम, तो मार्क्स स्कीम ने सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, इन तीनों में से कहा जौन सा मर्जी ले लें। अमोनियम के भी सारे सॉल्ट्स सॉल्युबल होते हैं। राइट एन आयोनिक इक्वेशन फॉर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस। अब आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। आयोनिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है? सिर्फ आयन्स लिखने हैं। सिर्फ क्या लिखने हैं? पीबी का क्या चार्ज आता होता है पीबी के ऊपर? 2 पॉजिटिव। और बीआर के ऊपर क्या चार्ज आता होता है? 1 माइनस। सेवंथ ग्रुप में है ना? इस 1 नेगेटिव आता होता है इसके ऊपर। इनसे बन क्या जाना है? अगर क्रॉस बेस करें तो क्या बनता है? पी बी बी आर 2। अब बैलेंस नहीं है ना, तो यहाँ 2 लगाएंगे। यस, बैलेंस हो गया।
हाँ, क्या मसला है? बस आगे चलते हैं फिर। स्टेट सिंबल सॉरी देने दीजिए। आई एम सो सॉरी। जी जी, मैं वही लिख रहा हूँ सर। ये दोनों सॉल्युबल से लिए और सॉलिड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईने के इक्वेशन में। आईने के इक्वेशन इसके बगैर आते ही हैं। नमक नहीं खाया कभी? नहीं नहीं, अच्छा सॉरी। मुझे लगा तो इनसॉल्युबल सॉल्ट भी खा सकते हैं, कौन रोकेगा मैं। नहीं यार, वो तो हम ये वाला नमक सॉल्युबल भी खा के मर जाते हैं अगर आप ज्यादा खाएं। When iron when iron sulfate crystals are heated strongly, sulfur dioxide is given off. Describe a test for sulfur dioxide. जी बेटे, सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? ये याद KMnO4 करने की एक्चुअली। चीज है और कुछ नहीं। आप वो कह रही है, क्या नाम है, किंजा कह रही है कि सर KMnO4। क्या कह रही है? तो आप एसिडिफाइड वर्ड लाजमी लिखेंगे। आगे आप नाम लिखते हैं KMnO4 लिखते हैं, इससे कोई फर्क। मैं पोटेशियम मैंगनेट लिख रहा हूँ। पोटेशियम मैंगनेट किस किस के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है बेटे? किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? पेपर है, टेबल है ये आपके पास। ये वही वाले, यही वाले टेस्ट है। हाँ, वही टेस्ट है। ये मैंने दिया है। कब? अच्छा अच्छा, ये वही वाला मैं देना, इसके अंदर वाटर टेस्ट लिखा हुआ है। वही मेरे वाला पेज ही है ना। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी आएगी बेटे? पर्पल टू कलरलेस ऑब्जर्वेशन कहां से हमारे जहन में आई बोला? जी कोई हल नहीं सिवाय याद करने के। देर इज नो हल फॉर इट। मैं आपको बताता हूँ इसका एक हल है। क्या हल है? पोटेशियम मैंगनेट का कलर ही पर्पल होता है हमेशा। और इसका जब भी टेस्ट होता है यही टेस्ट होता है। पर्पल टू कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कंप्लीट करना है इसमें यार? बैलेंस करना है जी। पहले किसको बैलेंस करें? पहले किसको बैलेंस करें बेटे? ये देखो ना, ये टू लगा हुआ है ना, इसे पाबंद कर दिया है कोबाल्ट के साथ में। तो टू, ये तो टू मतलब बाद में भी करें तो इसको कोई ताल्लुक। करना क्या चाहिए हमेशा? पहले एच को फिर ओ को करना चाहिए, फिर बाकी को करना चाहिए। भाई कोबाल्ट के तो दो ही एटम है ना। तो इधर भी कोबाल्ट, दो ही कोबाल्ट और कहीं पड़ा हुआ है राइट साइड पे। तो वो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे ना, आगे है ना जगह अभी हमारे पास, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब देखते हैं जी, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? ये भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो इधर भी हमें 8 लिखना ही पड़ेगा। राइट। नाइट्रोजन हमारे पास है 2, और 2 2 4। इधर भी हम छेड़ नहीं सकते, 4 लिखना ही पड़ेगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं कितने हैं? 6। क्या? वैसे ही चेक कर रहा हूं ना। 6 2 12। और 12 और 4, ये कितने हो गए? 16। इधर कितने हैं? 2 और 8, 10 और 2, 12 और 8, तो 20 हो गए। और ये कितने होने चाहिए? देखते हैं, गलत काउंटिंग तो नहीं की हमने? यार अबू बकर फिर वही बहस शुरू कर, मुझे फिर गुस्सा, मेरे ना पूछ ले, मैनू पूछ ले। हाँ, यहाँ 4 लिखा हुआ है, हाँ। किधर 8 लिखा है? तो 4 2 कितने होते हैं? ये हाइड्रोजन का 2 ही लिखा हुआ। ये गलती थी। यहाँ पे क्या लिखना था? 4। 4 2 8। अब काउंट करें ऑक्सीजन। 4, 6 और 8, 14, 2, 16। और इधर कितने हैं? 4 और 12, 16 हो गए। ओके हो गया जी। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू चेक ऑल ऑफ देम। सही कह रहे हो यार। इसीलिए कह रहा हूँ चेक करते रहना चाहिए। बेटा ये 2 इस पूरे के साथ है। ये 2 इस
पूरे के साथ है, तो वाटर के हमारे पास 2 मोल है, 8 ही आना था इधर। ठीक है। अब इसका मतलब है ऑक्सीजन के साथ भी हमें काउंट करना था ना इसको। ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं इधर राइट साइड में, पहले कोबाल्ट को ही पूरा कर लेते हैं, 2 हो गए कोबाल्ट। नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, इसकी वजह से 2 है, और 2 2 4, तो 4 आ गए। अब ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 2 6, 6 और 4, 10, 10 टाइम्स 2, 10 टाइम्स 2, 20, 20 और 2, नहीं अब राइट साइड आ गई, 20 हो गए। इधर काउंट करते हैं, 2 और 8, 10, 10 और 2, 12, 12 और 8, बैलेंस हो गए। चलें जी आगे। मोल्स वाला सवाल आ गया जी। हाइड्रेटेड कोबाल्ट सल्फेट हमारे पास आ गया जी, एक्स फाइंड करना है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये सवाल हमने सॉल्व किया हुआ है बीच में, वर्कशीट में किया ना ये सवाल सॉल्व। फिर अब आप लोग करके देंगे। Try what else the student should do to ensure all the water has been given off, no other substances are required। क्या करना चाहिए उसको। वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। Hydrated cobalt sulfate produces water when it is heated. A student does an experiment to determine the value of X. The student weighs a sample of hydrated cobalt sulfate. The student heats the sample. The student weighs the remaining solid. What else student can do to ensure all the water has been given off? No other substances are required. हीट तो पहले कर लिया ना उसने। स्टूडेंट क्या करे और, बेटे हीट कर लिया ना हमने पहले। बेटे भैया मैथ्स निकालने के लिए लिखा हुआ है जी, रिपीट। ओ भाई क्या हो गया तुझे, रिपीट स्टेप्स 2 and 3 until no change in mass। पानी सारा अगर निकल गया बेटे तो मैथ चेंज होना बंद हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट क्या करे, मैथ चेक करे, साइड पे रख दे उसको, थोड़ी देर और रीड करे, फिर चेक करे। जब मैथ चेक चेंज होना बंद हो गया उसका मतलब क्या है, अब इसके अंदर से सारा पानी हवा सकता है। इन एन एक्सपेरिमेंट इतने ग्राम है कॉपर सल्फेट के, और ये वाटर है। इट इज हीटेड अंटिल ऑल द वाटर इज गिवन ऑफ। द मास ऑफ कोबाल्ट सल्फेट दैट रिमेन्स इज दिस। डिटरमिन एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोबाल्ट सल्फेट दैट रिमेन्स। कैसे निकालेंगे बेटे नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ कैसे निकालेंगे। कोबाल्ट सल्फेट के मॉलिक्यूल्स जो मोल जो रह गए हैं वो कर कैसे निकालेंगे। देखने लगे हो कि पहले कैसे किया था, हाँ अभी किया है, अच्छा बताओ कैसे। तो फिर क्यों उधर से देने लगे हो। मोल्स कैसे निकालते हैं कुछ दिन। शाबाश, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आप क्या करेंगे हमारे पास, मैस जी बेटे, लिखा ही है मैस ऑफ दिस इज रिमेन्स दिस। ये बच गया ना, तो ये मोल्स कितने बनते हैं, हाउ मेनी मोल्स इज दिस ये पूछा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे फाइंड करेंगे। मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। कोबाल्ट सल्फेट का मोलर मैस क्या है, 150। बताएं जी कैलकुलेटर करके क्या आंसर आता है। 5 × 10⁻⁻, जी डिफ्यूजन ज्यादा होगा उसमें, यही वजह ये होती है उसकी। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन ऑफ। जी इसका क्या मास होगा, ये कैसे निकलेगा जो हाइड्रोजन निकल गई है। 1.405 माइनस 0.775, क्या आंसर आता है बच्चों। अगर जी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन ऑफ 0.630 ओवर, एक पानी के मॉलिक्यूल का कितना मास होता है। जी अब इसका क्या आंसर आ रहा है, 0.03। अब क्या कहता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज मोल रेशियो निकालनी है। तो हमें यहां से भी मोल्स ले लेने चाहिए। क्या मोल्स आते हैं वहां भी, 0.005
रेशो 0.03। आप स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं हमेशा, क्या करते हैं हमेशा, स्मॉलर के इनमें से 0.0005, आंसर आता है हमारे पास 7, 1:7। तो एक क्या हमारे पास, एक है कॉपर सल्फेट का जी, एक है, तो एक्स क्या होगा, 7 होगा। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है आई प्रिज्यूम, या सेकंड लास्ट सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है जी। जोहर की, क्यों, 2:30 बजे क्लास है, जोर पढ़ के आया करो यार, ये आने से पहले पढ़ा करो। अब तो टाइम गया, अब असर के साथ पढ़ लेना। ये सवाल बेटे, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पिछले कोई 4-5 सालों में ये जो है आयरन का जो ब्लास्ट फर्नेस है, अगर हर साल 7 पेपर होते हैं तो हर साल 7 में से कम 4 पेपरों में ही आया होता। हर साल 7 में से 4 पेपर्स में ये सवाल आया ही होता है। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना बेटे। मैं गैस जिंदगी में नहीं कभी दिया किसी को, वो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है गैस पेपर देना। और गैस पेपर इसलिए बेटे बुरी बात है क्योंकि पहली बात, साइंसेज में तो गैस पेपर का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। वजह, वो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ते। थ्योरी में को जो टॉपिक डिस्कस नहीं होगा वो एमसीक्यू में डिस्कस हो जाएगा। इस्लामाबाद पास स्टडीज में लोग गैस देते हैं, वो भी आई एम नॉट इन, मैं उसके हक में नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर गैस पे रिलाई करते हैं और बाकी पढ़ते नहीं, काम पे आते हैं। कोक एंड आयरन, बेटे काम प्लीज, कोक एंड आयरन आर एडेड एट द टॉप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, जी हमें पता है इस बात का। नेम अदर सब्सटेंस दैट इज एडेड एट द टॉप ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, क्या ऊपर डालते हैं भला, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं, कहाँ पे डाल, ये जी कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ हमारा। बेटे रीम, देखो अगर हम पढ़ ही नहीं रहे तो फायदा क्या आने का। बेटा आज भी घर रह के पढ़ लेती, कम से कम पढ़ तो लेती है। हाँ तो मैं छुट्टी दे, मैंने कह दिया, अब तो पाबंदी नहीं है, अब तो वही आई जिसकी क्लास घर से इधर आए पढ़ना है ना, वो भी नहीं पढ़ रही है बाप की वजह से। कम से कम आप नहीं बैठी हुई थी तो वो सुन तो रही थी। कह तो सही रहा हूँ। हाँ सही है। नेम द सब्सटेंस दैट लीव्स द ब्लास्ट फर्नेस एट ए, क्या होता है जी, सबसे नीचे क्या होता है, ये इनको भी जरा बोलने की इजाजत होनी चाहिए ना। पता है कि नहीं पता। नहीं मोल्टन लिखने की जरूरत नहीं, आयरन, प्योर आयरन भी लिखने की जरूरत है नहीं यार। आयरन से मुराद इस्त्री थोड़ी है। क्या, उन्होंने क्या पूछा भला, क्या पूछा है, ये पूछा है कि कपड़े पहन के निकला है कि ऐसे ही निकला है, पैंट कोट डाला है कि नहीं है। आप मोल्टन लिख लेंगे तो उसका कोई फायदा। चलें, अब आपके कहने में मास्किंग भी साथ चेक कर लेता हूँ, हो सकता है देखिए, ऐसे इंसान है, गलती का पुतला। कल देखे मैं शर्ट फटी हुई पहन के आ गया था, तो आज ये भी गलती हो सकती है। मोल्टन आयरन लिखा हुआ है। अच्छा, मैं ये नहीं देख रहा कि मोल्टन आयरन लिखा है कि नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि उसने मोल्टन लफ्ज को अंडरलाइन किया है कि नहीं। मोल्टन लफ्ज उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मास्किंग में जब कोई लफ्ज ब्रैकेट में लिखा होता है तो होता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू बात थी। हाँ जी, अंडरलाइन किया तो इसका मतलब ये मस्त है। ठीक है। स्लैग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन इम्प्योरिटी इन द आयरन, क्या नाम है स्लैग, किस चीज की होती है, SI2 होता है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा गलत है। हाँ जी, ये पूरा पेपर कर रहा था, मैं इससे पूछना चाहता हूँ भाई, रॉकस्टार, क्या स्लैग किस चीज के बनी होती है। आपने मास्किंग खोली है या वैसे सामने, मास्किंग खोली हुई है। हाँ गुड गुड, यही मैं चाहता हूँ, ये शहजादे का, क्योंकि मुझे, जी स्लैग किस चीज का बना होता है, कॉपर का कहना बना होता है। हाँ जी, कल ही किसी पेपर में हमने इसको डिस्कस किया, किस चीज का बना होता है स्लैग। सिलिकॉन के साथ भी कुछ होता है ना उसमें, है, तो सब्सटेंस का क्या नाम होता है, किंजा आप बताओ। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। शाबाश, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। फोर ऑक्साइड तो कुछ भी नहीं होता, ये फोर ऑक्साइड क्या है। नेम टू substances that react together to produce the high temperature in the blast furnace,
कार्बन एंड, नाम लिखना है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन लिख देते हैं। एक पेपर में सवाल आया हुआ था कि कार्बन कहाँ से लेते हैं हम लोग, वो मैं भी इसका जवाब यही समझता हूँ कि कोल ही है। लेकिन मार्क्स टीम ने क्या कहा हुआ था? कोक। क्या कहा हुआ था? अब कोल को एक्सेप्ट होना चाहिए, आंसर को होना चाहिए। होता है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसमें कोक क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि टेक्निकली कोल इज नॉट अ केमिकल वर्ड, कोक इज द केमिकल वर्ड। ठीक है, आगे। नेम टू वेस्ट गैसेस दैट लीव द ब्लास्ट फर्नेस, ये तो आप सबको आती होंगी। जी, कौन कौन सी जी? जी, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी होगी बर्निंग की वजह से। और कौन सी होगी भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड तो हम दोबारा रिएक्ट नहीं करा देते बेटे, उसके ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन होनी चाहिए दोस्तों। कौन सी होनी चाहिए? ठीक है, आगे चले। जी बेटे, वो जो उसी से तो टेम्परेचर हाई करते हैं, वो जो ऊपर पत्थर नहीं रखे होते हैं, मार्बल शार्बल। जी बेटे, वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना हमें, एक तो उसकी डिकम्पोजिशन से मिलती है हमें, दूसरा वो बेसिकली टेम्परेचर राइज करने में हेल्प करता है। जी, मैं तो पढ़ के आया था जोर, आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो अब आप लोग ससर के साथ पढ़ लीजिएगा। 2:30 बजे क्लास है जिस दिन, उस दिन तो आपको घर से पढ़ के आनी चाहिए ना। वो तो भी रिजान भी नहीं हुई, ठहर जा। वो ये वाला पेपर करके करते हैं इंशाल्लाह, इसके फौरन बाद। मेरी ख्वाहिश तो ये थी दोनों पेपर हो जाते, लेकिन वो एक सवाल में मैं भी फंस गया और वो बकर भी फंस गया, तो थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ऐसा हो जाता है जिंदगी में। तो मसला थोड़ी है, तो मसला नहीं। जिंक इज प्रोड्यूस फ्रॉम जिंक ऑक्साइड इन अ फर्नेस। जिंक प्रोड्यूस होती है जिंक ऑक्साइड से। द जिंक इज प्रोड्यूस्ड एज अ गैस, एक गैस के तौर पर प्रोड्यूस होती है। इट देन फॉर्म्स मोल्टन जिंक, फिर क्या होता है? मोल्टन जिंक बनती है। सजेस्ट व्हाई द जिंक प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फर्नेस इज गैस। गैस होने की एक ही वजह हो सकती है, लॉजिकल बात है, कि अंदर टेम्परेचर बहुत हाई हो। टेम्परेचर इज बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक, यही हो सकती है ना इसकी वजह। तो, अच्छा जी, देख भी लेना। टेम्परेचर इज बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट और बाहर बादल आ गए हैं, मुझे मिलने हैं। स्टेट द नेम ऑफ द फिजिकल चेंज दैट अकर्स व्हेन गैसियस जिंक इज कन्वर्टेड इनटू, क्या होती है? गैस को जब भी लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, क्या होते कहते हैं उसको? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? बेटे अबू बकर, यार आई एम सो सॉरी, मैंने ना आपकी वजह से आधा घंटा खपा था एक सवाल पे। आई थिंक आई डिजर्व के मुझे बाकी सवालों में भी आप साथ हों। नहीं तो आप पहले ही ना होते तो मैं बाकियों को जरा दो पेपर कर लेता एक की बजाय। है, सही कह रहा हूँ, मुझे ध्यान देना आप। जिंक इज यूज टू कोट आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग को बचाने के लिए हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। नेम द प्रोसेस यूज टू कोट आयरन विद जिंक एज द मेथड ऑफ रस्ट प्रिवेंशन। ये अब हमारे सिलेबस में वैसे रहा नहीं है, मर्जी होना थी, हम पता नहीं 26 से ऑनवर्ड फिर सिलेबस चेंज कर दिया है ना। लेकिन चले। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, पैटर्न यही है पेपर का। वो छोटी मोटी चीजें, ये पता क्या करते रहते हैं, छोटी मोटी चीजें ऐसे एडजस्ट करते रहते हैं, जैसे कुछ चीजें फिजिक्स में थी वो उन्होंने उसमें डाल दी, कंप्यूटर साइंस में आ गई तो उन्होंने कहा इसको फिजिक्स में से निकाल देते हैं। ऐसे करते रहते हैं। मुझे लगता है एक दो साल में थर्मल का भी ये कोई ना कोई निकाल देंगे, फैसला कर देंगे, यहाँ सिर्फ थर्मल फिजिक्स में डालें, इधर से निकाल दें। थर्मल का भी ये कुछ कर देंगे 2-3 साल बाद। सॉरी। वैन द इस साल किया है ना उन्होंने, पार्टिकल लेवल की स्टडी केमिस्ट्री में डाली हुई है, मैक्रो लेवल की स्टडी फिजिक्स में डाली हुई है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो केमिस्ट्री में नहीं आप पढ़ते। When the zinc coating is scratched, iron underneath does not rust. Explain why. इसको क्या होता है, क्यों नहीं होता ऐसे? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। शाबाश, तो इतना ये 2 नंबर के लिए काफी तो नहीं हुआ? Zinc is more reactive
सो इट ऑक्सीडाइजेस, ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करने का यहां से क्या मुराद है, नहीं नहीं यहाँ पे इससे ये मुराद नहीं है, यहाँ पे इससे मुराद है जिंक ऑक्साइड बना देता है, क्या कर देता है, यहाँ पे इससे क्या मुराद है, जिंक, और उसकी लेयर ऊपर आ जाती है, whose layer prevents rusting of iron। बेटे बिलाज, 2 मिनट जरा हौसला कर लो काम पे। जी बेटे, एल्यूमिनियम क्यों नहीं रस्ट करता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ना असल में क्या होता है, एल्यूमिनियम भी रस्ट करता है, एल्यूमिनियम भी रस्ट, लेकिन उसके जो आयरन के ऊपर रस्ट क्रिएट होती है, रस्ट का क्या मतलब है, आयरन ऑक्साइड। बकर यार इधर तवज्जो नहीं है यार, मैं क्या कैसे ये बार उठोगे इधर दफा हो जाओ यहाँ पे आप, कैसे बार बार क्यों कहना पड़ता मुझे समझ नहीं आती, उठो इधर आ जाओ बेटे। और रस्ट का क्या मतलब है, इधर देखो वाले ऑक्सीडेशन, आयरन ऑक्साइड है आयरन की रस्टिंग, जिंक ऑक्साइड है जिंक की रस्टिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एल्यूमिनियम की रस्टिंग। लेकिन इन सब के लिए लफ्ज रस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि रस्ट असल में एक कलर का नाम है, और जो आयरन के ऊपर रस्ट क्रिएट होती है, जो आयरन की ऑक्साइड बनती है, वो इतनी कमजोर होती है, ब्रिटल होती है कि उसके ऊपर आप हाथ मारे वो टूट के गिरना शुरू हो जाती है, जैसे पेंट नहीं कभी दीवारों से गिरता। जिंक की ऑक्साइड ऐसी नहीं होती, और एल्यूमिनियम की भी ऐसी नहीं होती, चूंकि वो गिरती नहीं है टूट के। तो आप सोचें, टॉप मोस्ट लेयर जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और अंदर की एल्यूमिनियम को फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए हवा और पानी से बच गया, कवर क्रिएट हो गया ना, तो फर्दर क्यों रस्ट करेगी, इसलिए जहाज इसके बनाते हैं जी। कॉपर क्यों टूट जाता है, सारे मेटल टूट जाते हैं, सिंपल, सब लोग उखड़ते हैं। मैंने अभी तो ये भी ना, यही सवाल इसने पूछा था, और मैंने उसी पे 5 मिनट तकरीर की, जब मैं आपको कह रहा था इधर ध्यान दो। हाँ हमने, हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। उसकी ऑक्साइड जो होती है वो ब्रिटल होती है, जल्दी टूटने वाली होती है, इसकी ऑक्साइड ब्रिटल नहीं होती है, जल्दी नहीं टूटती है। इसलिए फर्दर अंदर ऑक्सीजन और पानी नीचे वाली लेयर को नहीं मिलता, तो नीचे वाली पानी लेयर को जब तब तक पानी और ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ऑक्सीडेशन होती रहेगी, नहीं मिलेगा ऑक्सीडेशन होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, जिंक ऑक्साइड में न्यूट्रलाइजेस बोथ एसिड्स एंड बेसिस, जिंक ऑक्साइड दोनों को न्यूट्रलाइज करती है, इसके लिए क्या नाम रखते हैं हम लोग बोला, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। अच्छा हमने कौन कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ी है बोला, शाबाश, क्या सिर्फ वही है, नहीं एक दो और भी है, लेकिन हमारे हमने इस सिलेबस में वो, अली जफर प्लेस स्नूकर, एल्यूमिनियम, जिंक, प्लेस से लेड, स्नूकर से टिन, ऐसा ना, ओके। When zinc oxide neutralizes aqueous sodium hydroxide, जब वो उसको न्यूट्रलाइज करता है aqueous sodium hydroxide को, zincate is formed, ये zincate होता है, the formula of zincate ion is this, reduce the formula of sodium zincate, सोडियम जिंकेट का क्या फॉर्मूला होगा, निकम्मो, क्रॉस बेस करो, Na के ऊपर पॉजिटिव होता है निकम्मो, पौधों में, name the zinc compound that forms when zinc oxide neutralizes, क्या बनेगा भाई, आगे चलें, ओ नाम लिखना था सॉरी, जिंक सल्फेट। Many organic compounds contain carbon and hydrogen. Organic compound A has following ratio. Calculate empirical formula. Empirical formula कैसे निकालते हैं? 82.76 को भी मोल्स में समझे, 100 ग्राम का सब्सटेंस है, कितने का है? इसको भी 12 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि इसका 12 मैस होता है, इसको 1 पे कर लें। करें जी, 82.76 को 12 पे, 6.89 रेशो 17 पॉइंट, मैंने ग्राम्स ले लिए ना, मैंने सोचा 100 ग्राम का सैंपल है, उसमें इतने ग्राम कार्बन है, उतने ग्राम हाइड्रोजन है, राइट। परसेंटेज में मैंने बताया था, जब भी वैल्यू असल ना पता हो हमेशा 100 ग्राम सपोज कर ले। अब दोनों में से छोटी रेशो कौन सी है, दोनों को 6.89 पे डिवाइड कर दो, ये है, ये तो 1 हो गया। इधर देखें क्या आंसर आता है, 7.24 को 6.9,
2.5, यानी 2.5 ले सकता हूँ ना। अब इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2:5। क्या इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, C2H। कंपाउंड बी हैज द इंपेरिकल फॉर्मूला CH2 एंड अ रिलेटिव मास 70। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आसान है। 12, बेटे ऐसे नहीं करो ना, 12 + 2, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बकर यार इस तरह नहीं। वकर इधर देख लो क्या कर रहा हूँ पुत्र, मार्क्स की मैं डाउनलोडेड भेज देता हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कैसे करना है, मेरे को खुली पई है मार्क्स की। मैं ये सारा बकवास इसलिए कर रहा हूँ, बीच में गलतियां और ये वो सारा कुछ चला रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे पेपर में घबराना नहीं है। ऐसे करके रीचेक करना है, हर सवाल को कैसे अप्रोच करना है, और आपको आता भी कुछ नहीं है। इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है और टोटल मैथ दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या करूं, उसका इधर दरमियान में मैथ लिखूं कार्बन और हाइड्रोजन का, क्योंकि एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है। और बाहर एक्स लिखूं, एक्स कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जवाब आना है 70। क्या जवाब आना है, 12 और 2 होता है 14x = 70। 14 पे डिवाइड करें, एक्स की वैल्यू क्या बन गई है, अब 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, C5H10। हाँ जी। बेटे हमेशा होता है नंबर 1 आपके क्वेश्चंस में। नंबर 2, जब नहीं हो रहा होता वो नियर टू राउंड ऑफ होता है। आप अगर अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले रूल को फॉलो करेंगे, कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फिजिक्स में 4 कंसिडर कर जाना उसको आपने, 3.99 को। जी सेक्शन, ये पॉलीमर आ गया। ड्रॉ डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ वन मोनोमर दैट फॉर्म्स क्यू। मोनोमर इसका क्या है, एक ही बनाना है। जी एलो जी। ओके हो गया जी, मोनोमर का सिलसिला, सॉरी। यही बनता है जी हमारे पास, सिंगल यूनिट रिपीटिंग यूनिट यही बनता है। हाँ। अच्छा, मेरी 1 मिनट मेरी बात सुन लेते हैं। फर्ज करते हैं यही रिपीटिंग यूनिट है, तो अब मोनोमर क्या बनेगा। मोनोमर होता है वो वाला एक मॉलिक्यूल जो अगला सेम मॉलिक्यूल मिलते हैं रिपीट। तो मोनोमर्स हमेशा कैसे बनते हैं पॉलीमर्स में, कोई डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल हो रहा होता है ना। अगर ये रिपीटिंग यूनिट है, अगर मैं सही कह रहा हूं, अगर ये रिपीटिंग यूनिट है, तो मेरा मोनोमर क्या बन गया, ये मेरा मोनोमर बन गया। समझ आ गई आपको बात, अब ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है कि नहीं है। आप कह रहे हैं सर रिपीट तो सिर्फ इतना हो रहा था, CH3/C और H, ये एक ही कंसीडर कर लें अगर, तो आप मुझे बताओ इसमें क्या कार्बन के सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड हो रहे हैं। जब ये ओरिजिनल हालत में था, रिपीट यही पार्ट हो रहा है, जब ये ओरिजिनल हालत में था तो इसका किधर था बॉन्ड एक्स्ट्रा, कहाँ था। ना नीचे H के साथ हो सकता है, सात वाला फिर सात बना दिया ना मैंने। मुझे क्यों पता है कि कम से कम दो होंगे, क्योंकि मुझे याद है हमने कोर्स में पढ़ी हुई है पॉलीइथीन की एग्जांपल। एग्जांपल पढ़ी है, आगे चले अब। नहीं नहीं बेटे, कभी इससे ज्यादा रिपीटिंग यूनिट पे कंसीडर होता है ना। और यहाँ से देखना रिपीट क्या, कहाँ से लेके कहाँ तक का पार्ट रिपीट हो रहा है बार बार। आप आगे आप देखेंगे किसी और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिपीट हो रही होगी। आपने देखना है एक तरफ से दूसरी तरफ तक सेम। जैसे पुराने जमाने में गेम नहीं होती थी, आप इधर से जाते थे उधर से वापस आ जाते थे, स्क्रीन के एक तरफ से इधर आगे निकलते थे, वो दूसरी साइड से बाहर निकल आ रहे होते थे। वो जहां पे हो रहा हो उतना पार्ट उतार के नीचे रख लेना है। फिर उसका एक्सट्रीम, अगर अगर उसने रिपीटिंग यूनिट का है तो वही छोड़ देना है उसने। दो लफ्ज ही हमने जब पोलिमराइजेशन पढ़ी थी, नहीं आपने मेरा हाल सर से पढ़ी है। पोलिमराइजेशन पिछली दफा जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने क्या कहा था, दो चीजें वो पूछते हैं हमेशा इसमें, या रिपीटिंग यूनिट पूछते हैं या मोनोमर, एक ही बात पूछनी। अगर आप उस रिपीटिंग पार्ट को ऐसे ही लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अगर वो कहे मोनोमर निकाले, तो वो आखिरी वाले एक्सट्रीम वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, जैसे अभी मैंने काटे, वो काट के उनको अंदर ले आए, आपका बॉन्ड्स पूरे करें, आपका डबल बॉन्ड निकल आएगा आपका कार्बन का। आगे चलो। नेम दी मोनोमर यूज, अब इसको नेम करना है, ये क्या है भाई, लॉन्गेस्ट चेन क्या है इसकी। हाँ जी, लॉन्गेस्ट चेन क्या है,
डोंट वरी। लॉन्गेस्ट चेन क्या है, कितने सी की है लॉन्गेस्ट चेन? ये कितने सी हैं इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन में? वो कहता है 4 है। 3 किस किस को लगते हैं? खुशदिल को, आलियान को। 2 किस किस को लगते हैं लॉन्गेस्ट चेन में? अगर आप ईमानदारी से बताइए कितने कितने सी हैं ये लॉन्गेस्ट चेन में? 4 है। हाँ जी, आप वाकई 4 है कि 2 है? कैसे पता लगा? गुड है जी। 4 लॉन्गेस्ट चेन जी, ये ऐसे चेन बनती है, एक तरफ से शुरू होकर हमारे पास दूसरी तरफ जाते हैं, तो 4 वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। हाँ जी, शाबाश। इन होता है, डबल बॉन्ड है, किस सी पे लगा हुआ है? लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, सी पार्ट है जी, प्रोपीन है जी। C3H6 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग C11H24। प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन आर प्रोपीन, हाइड्रोजन एंड वन अदर प्रोडक्ट। 1:1 मोल रेशियो है उनकी। और क्या और प्रोडक्ट बनता है जी? कितने सी होने चाहिए भाई? सी 8 हो गए। एच कितने हैं ये? 8 है। होने कितने चाहिए? 24। 24 में से 8 माइनस कितने, बाकी कितने रह गए? एलओएच। कार्बोजाइलिक एसिड्स एंड एस्टर्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। एक एस्टर है, वो कार्बोजाइलिक एसिड एंड वाई बोथ कंटेन 3 कार्बन एटम्स, दोनों में क्या है? एक्स एंड वाई हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टेट द नेम गिवन टू, क्या कहते हैं इनको? आइसोमर्स। आपने क्या कहना है? आपने स्ट्रक्चरल लफ्ज बोलने हैं अगर, तो चलो अच्छी बात है, वो ब्रैकेट में लिखा होगा। ए लेवल में जाके हम पढ़ते हैं आइसोमर्स की भी 50 टाइप्स होती हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्ट्रक्चरल है। ठीक है, 50 नहीं होती, ये जरा एक्सेजरेट हो गया, लेकिन काफी टाइप्स होती हैं। Esters are made by the reaction between carboxylic acids and alcohols. एस्टर्स बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। एक्स एक मिथाइल इथेनोएट है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? शाबाश, एथानोइक एसिड और मेथानॉल। ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, एथानोइक एसिड बनाना है ना हमने अब। हाँ, प्रोपानोइक बनाना है। क्यों बोला प्रोपानोइक बनाना है? एक आप चुप कर जाओ यार, 2 मिनट। क्यों बनाना है बताओ? 3 कैसे हैं? एथानोइक एसिड में तो 2 होते हैं, तो वाई में ये क्यों है, मतलब हमने क्यों बनाना है? 3 कार्बन वाला क्यों लेना है? कैसे पता लगा? 1 मिनट ठहर जाओ यार, हौसला। इसमें 3 सी होते हैं, चलो मिथाइल एथेनोएट में 3 होते हैं, मैं समझ गया। यहाँ 1 मिनट ठहर जाओ यार, मुझे हौसला कर लेना। हाँ हाँ, देखा है। हाय अल्लाह, नहीं सॉरी पे आ गई ना बात। हाँ जी रायमा, क्या बनाना हमने? अबू बकर बताएगा अब। बता भाई अबू बकर, प्रोपानोइक क्यों बनाना अबू बकर? क्या लिखा हुआ ऊपर? बता ना क्या लिखा हुआ है। अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बता, ऊंची बोल। मिथाइल इथेनोइक एसिड ये बनाना है। हाँ, 3 बन गए सही। यहाँ तक मुझे समझ पता लगी कि इनका मिथाइल एथेनोइक को मिला के मेथानॉल और एथेनोइक 3 सी बनते हैं, ये मुझे समझ आ गई। नीचे जो मैंने बनाना है अब, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाई बनाना है, तो कोई और चीज है ना, उसमें 3 सी क्यों होने, मेरा ये सवाल है। ऊपर कर लेते हैं। क्योंकि, शाबाश, क्योंकि उसने कहा था इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये आइसोमर्स हैं। ये क्या है जी? मैं यही तो कह रहा हूँ, उसने कहा था कि ये आइसोमर्स हैं। चलो एन जी, इको ही गल होगी ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं और क्या टर टर कर रहा हूँ इतनी देर से। हाँ जी, समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए इससे क्या साबित होता है? यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। नहीं नहीं, ये भी होता है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। ड्रॉस कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, सी 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 हो गया जी। बताइएगा बेटे, काफी देर से आप लोग चुप हैं, तो किंजा आप बता दो मैंने कहाँ पे क्या लगाना है, फिर आईडीन से पूछता हूँ। फंक्शनल ग्रुप लगाना है ओ का। जी, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। नहीं सर, और रुको जरा, सबर करो, मैं बापू ऑनलाइन वाले बच्चों की पूछने देना।
हाँ जी, बोलो किंजा, क्या करूं अब? फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगाना है, डबल ओ। फर्स्ट पे लगा दूं फंक्शनल ग्रुप, कौन सा लगा दूं? यहाँ डबल ओ लगा दूं? लगा दिया, आगे? और इसकी दूसरी साइड पे भी एक सिंगल बॉन्ड का ओ लगाना है। और उसका क्या करूं और? एक और ओ लगा। जी लगा दिया। अब ओ एच नहीं लगाना। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना? सर नहीं, एच नहीं आएगा। बच्ची कह रही है एच नहीं आएगा। अच्छा जी। हाँ सर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? वो ओ बनाना एच है ना। आएगा। हाँ जी, ओ एच आएगा इसका मतलब। अब बाकी सी, आयरीन कितने सी लगेंगे सेकंड सी के साथ? ये तक इसका मतलब। आयरीन, आर सॉरी। यू देयर? आगे एज कहाँ कहाँ लगाऊं अब? Could you tell me where should I put more H's here if I have to, or is this complete now? Do you have some understanding of structure formula of carboxylic acid? बेटे जब फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सीज कंप्लीट हो जाते हैं, फिर सिर्फ बॉन्ड्स पूरे करते हैं। एवरी सी हैज टू मेक 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बनाने हैं बेटे? रीम, आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब क्या कर रही हो? नहीं, आपको नहीं समझ आ रही, आप बहुत गलती कर रही हो बेटा। बेटे मैं फिर क्या, नहीं नहीं, आप फिर अभी भी पूछ रही थी एथेनॉल क्यों नहीं बना रहे। यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, वेस्टिंग टाइम। आप बहुत बेड़ा गर्क होगा ऐसे रिजल्ट का। दिस इज नॉट द टाइम, जब मैं बार बार कह रहा हूँ यार इधर ध्यान दे लो। दिस इज द टाइम एंड यू शुड बी आस्किंग सर ये मैंने इतना काम किया है, इसमें से ये नहीं हो रहा, समझाएं कैसे करना। नेम क्या इसका है? प्रोपानोइक एसिड। दैट्स इट फॉर द पेपर्स। आईजी का पेपर यहीं पे खत्म हो गया है। और आई होप थोड़ी देर में अपलोड भी हो जाएगा, आप लोग उसको कुछ भी मिस हुआ वहां से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, नमाज की ब्रेक के बाद आपको मैथ्स की मॉक का इनको मैंने कहना है, तो आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप दोनों प्लीज, आपके पास फाइल्स मौजूद हैं केमिस्ट्री की, आप लोग प्लीज आज का दिन केमिस्ट्री ही को दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।